पीएम मोदी झूठ बोलते हैं कि हम विश्व गुरु बन गए हैं। सच ये है कि आज भी हमें बाकी देशों से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जैसे अफगानिस्तान से हम फ्रीडम ऑफ प्रेस सीख सकते हैं। हाँ, माना कि वहाँ तालिबान का रूल है, लेकिन ये जो बिहेडिंग वाले वीडियोस आते हैं ये कहाँ से आते हैं? अरे फ्री प्रेस है भाई, वहीं से आ रहे हैं। भारत से ज्यादा प्रेस फ्रीडम है यहाँ पे। पाकिस्तान से हमें सीखना चाहिए कि खुश कैसे रहा जाता है, चाहे भले ही वहाँ हर दूसरे दिन प्राइम मिनिस्टर बदलता रहता हो, देश बैंकरप्ट हो चुका हो या फिर रात को सोते वक्त अननोन गनमैन का खौफ लोगों को सता रहा हो, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद खुश कैसे रहा जाता है ये हमें पाकिस्तान से सीखना चाहिए। सार्केज्म लग रहा होगा, लेकिन ये फैक्ट है। हैप्पीनेस रैंकिंग में पाकिस्तान हमसे आगे आता है। हाँ, माना कि खाने के वहां पे लाले पड़े हैं, आटे चावल के लिए लोग छीना झपटी पे उतर आए, IMF और दूसरे देशों से भीख मांगनी पड़ रही है, लेकिन अपने देश के लोगों को पौष्टिक आहार कैसे दिया जाता है ये भी हम पाकिस्तान से सीख सकते हैं। मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप हंगर इंडेक्स की रैंकिंग उठा के देख लो। क्या हुआ कि अगर घाना में होमोसेक्सुअल कपल्स को 5 साल तक की जेल है, हमसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स वहां के लोगों के पास हैं अभी भी, हमसे ज्यादा वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक इंडेक्सेस में आप इसकी रैंकिंग चेक कर सकते हो। ये इंडेक्सेस कितने बड़े जोक्स हैं ये शायद मेरी सार्कास्टिक लाइन से प्रूव हो रहा होगा, लेकिन कुछ लोगों को छोटी सी बात भी समझ नहीं आती है, तो उनके मैनिपुलेशन का भूत भगाने के लिए पूरी डिटेल्ड वीडियो बना रहा हूं। सिर्फ एक वीडियो के थ्रू सारे इंडाइसेस की मेथोडोलॉजी का एक्सरे करके दिखा दूंगा कि कितना गंदा खेल चल रहा है। तो आगे से कोई भी इस तरह के इंडाइसेस पर वीडियो बनाए, उसको बस एक ये वीडियो फॉरवर्ड कर देना। आज दुनिया भर में बायस रिपोर्ट के थ्रू भारत की अजीब सी रैंकिंग निकल रही है, तो हमारे फॉरेन सर्विसेज के डिप्लोमेट्स ही वो लोग हैं जो इस नैरेटिव को काउंटर करके भारत के पर्सपेक्टिव को ग्लोबल स्टेज पे रख रहे हैं। इसी तरह अगर आप देश के अंदर देखो तो IAS, IPS, IRS जो ऑफिसर्स होते हैं, ये यहाँ पर भी सिस्टम को चेंज करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि सरकारी एग्जाम की प्रिपरेशन करने में जो यंग एज का आप 7 से 8 साल कई लोग वेस्ट कर देते हैं, ये सही बात नहीं है। लेकिन मैंने ये भी बोला था कि अगर आपको लगता है कि आप केपेबल हो और आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो ये देश के सिस्टम को बदलने का सबसे अच्छा तरीका है। आप में से कई सारे लोगों ने मुझे कमेंट में बताया कि वो यूपीएससी की प्रिपरेशन तो करना चाहते हैं, लेकिन एक दूसरे शहर में जाके महंगी कोचिंगों की फीस भर के वो काम नहीं कर सकते। इसीलिए मैं इस वीडियो में आपके लिए एक सोल्यूशन लेकर आया हूं। यूपीएससी की प्रिपरेशन करवाने के लिए अनअकैडमी का एक ऑनलाइन प्रोग्राम चलता है, जिसमें अभी तक 70 से ज्यादा एस्पिरेंट सेलेक्ट हो चुके हैं। घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए इनके 15 मंथ की जो सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट है वो सिर्फ 24,999 आती है। मतलब एक दिन की कॉस्ट 54 रुपए पड़ती है, और इसमें आपको यूपीएससी CSE के बेस्ट एजुकेटर्स का एक्सेस मिल जाएगा, जैसे मृणाल पटेल सर, सुदर्शन गुर्जर सर, सरमद मेहराज सर और मधुकर कोटावे सर। आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश बैचेस के लिए सेपरेटली 24,999 पे नहीं करने, बल्कि एक ही सब्सक्रिप्शन से आपको सारे लैंग्वेजेस वाले बैच का एक्सेस मिल जाता है। लेकिन ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है, इसलिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रहा हूं उसे अभी जाके चेकआउट जरूर कर लेना। सबसे रिसेंटली हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 आई है, जिसमें टोटल 143 कंट्रीज को रैंक किया गया है। इस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग है 126। अब सुनने में ये तो सरप्राइजिंग लग रहा है कि हम दुनिया में सबसे अनहैप्पी लोगों में कैसे आ रहे हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग ये है कि इसी रिपोर्ट में पाकिस्तान की रैंकिंग 108 है, यूक्रेन की 105, पैलेस्टीन की 103। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर मिलिट्री रूल लगा है, गरीबी है, क्राइम हद से ज्यादा बढ़ चुका है। म्यांमार का एग्जांपल देखो, बुर्किना फासो का एग्जांपल देखो, साल्वाडोर देखो, लेकिन ये सारे हमसे ऊपर रैंक करते हैं। इन शॉर्ट अगर कहें तो इन सारी कंट्रीज में लोग हमसे बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। ये रिपोर्ट बनाने वाले जीनियस लोग इन रैंकिंग्स पर कैसे पहुंचे ये भी देखेंगे, लेकिन इससे पहले ये बता देता हूं कि ये रिपोर्ट क्यों और कब पब्लिश होना शुरू हुई। 2011 में यूएन की जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास हुआ। रेजोल्यूशन था दी हैप्पीनेस टुवर्ड्स अ होलिस्टिक डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट। यूएन ने सभी मेंबर कंट्रीज को कहा कि अपना अपना हैप्पीनेस डेटा कलेक्ट करना शुरू करो और इससे पॉलिसी फॉर्मेशन में आपको हेल्प मिलेगी। वैसे तो 1990 से यूएन अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट पब्लिश करता था, जिसमें मेनली हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये सब मेजर किया जाता था। ज्यादातर कंट्रीज भी इसी को फॉलो करती थी। वर्ल्ड बैंक भी इसी रिपोर्ट को देख के डिक्लेयर करता था कि किस कंट्री को कितना और कब लोन दिया जाना चाहिए। लेकिन इन रिपोर्ट के साथ एक प्रॉब्लम थी। इन 3 फैक्टर्स के बेसिस पर जो कंट्रीज इस लिस्ट में टॉप पे आती थी, उनमें रिसर्चर्स ने नोटिस करा कि काफी लोग अभी भी खुश नहीं है, अनहैप्पी है, और यहीं से एक डिबेट शुरू हुई कि HDI मेजर करने के जो शायद 3 फैक्टर्स हैं ये सफिशिएंट नहीं है। एक्सपर्ट्स ने देखा कि शायद भूटान के पास इसका सोल्यूशन हो सकता है। भूटान अपनी डेवलपमेंट मेजर करने के लिए GDP की जगह GNH मेजर करता है। इसका मतलब होता है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। भूटान वाले ये काम 1970s से करते आ रहे थे। 2011 का हैप्पीनेस रेजोल्यूशन भूटान के PM जिंगमी थिनले ने ही लेकर आए थे। 2012 में इसको लेकर जो यूएन की हाई लेवल मीटिंग हुई उसके यही चेयरमैन थे। 2012 में निकल के आई पहली हैप्पीनेस रिपोर्ट, और उसके बाद हर साल ये पब्लिश होती है। हालांकि आयरनी देखो, खुद भूटान इसकी लिस्ट में फीचर ही नहीं होता, क्योंकि ये रिपोर्ट गैलप नाम की जिस एजेंसी से डेटा उठाती है, वो गैलप भूटान का डेटा कलेक्ट ही नहीं करता है। वैसे गैलप एक अमेरिकन मल्टीनेशनल एजेंसी है और ये अपने ओपिनियन पोल्स के लिए बड़ा फेमस है। ये हैप्पीनेस रिपोर्ट का डेटा कलेक्ट करने के लिए अलग अलग कंट्रीज में पोलिंग करवाते हैं। गैलप हर साल वर्ल्ड गैलप
पोल करवाता है जिसमें 9 इंडिकेटर पर रिसर्च किया जाता है और इसमें रिस्पोंडेंट्स के पास काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सोशल सपोर्ट एक इंडिकेटर है जिसमें पूछते हैं कि आप अगर ट्रबल में हो, कोई आपका दोस्त या रिलेटिव है जो आपको मदद करने आएगा। इसके अलावा क्या आपके पास लाइफ में फ्रीडम ऑफ चॉइस है या नहीं है। जनरॉसिटी एक इंडिकेटर है जिसमें पूछते हैं कि क्या आपने पिछले महीने कोई डोनेशन किया था। 2022 में गैलप ने 2 नए फैक्टर ऐड करे, पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट, जिसमें पूछते हैं कि क्या पिछले दिन आपका जो एक्सपीरियंस था उसमें आप हंस रहे थे या फिर सैड, एंग्री या वरीड फील कर रहे थे। लेकिन इस पोल में से हैप्पीनेस रैंकिंग जिस इंडिकेटर पर बेस होती है वो है लाइफ इवैल्यूएशंस। बेसिकली ये क्या करते हैं कि अपने रिस्पोंडेंट्स को कहते हैं कि आप एक लैडर इमेजिन करो, जिसे ये कैंट्रिल लैडर बोलते हैं। इसमें 10 नंबर पर आपकी बेस्ट लाइफ है और 0 पे आपकी वर्स्ट लाइफ है। अब रिस्पोंडेंट्स को जो भी फील हो रहा होता है उसमें 0 से 10 तक के स्केल पर अपनी लाइफ को रेट करते हैं। हैप्पीनेस रिपोर्ट का सैंपल साइज होता है हर कंट्री में सिर्फ 1000 लोग। ये डेटा तो हर साल कलेक्ट करते हैं, लेकिन अपनी रैंकिंग पिछले 3 साल के एवरेज पे डिसाइड करते हैं, क्योंकि इनके हिसाब से भी 3 साल का सैंपल साइज थोड़ा बड़ा और प्रिसाइज हो जाता है। एक साल में तो सिर्फ 1000 लोग बनते हैं और यही डेटा इस रिपोर्ट का प्रिंसिपल सोर्स बनता है। आपने सुना होगा कि ये रिपोर्ट जीडीपी पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट जैसे 5-6 इंडिकेटर्स पर बेस्ड है, लेकिन ऐसा है नहीं। इस साल की रिपोर्ट में इन्होंने साफ साफ लिखा है कि ये रिपोर्ट सिर्फ कैंट्रिल लैडर वाले क्वेश्चन पर ही बेस्ड है और इस रिपोर्ट की प्रॉब्लम इसकी इसी मेथोडोलॉजी से जुड़ी हुई है। सबसे पहले तो इसका सैंपल साइज पर कंट्री 1000 लोग है। अब हर कंट्री का साइज और पॉपुलेशन अलग होता है, तो मेरे हिसाब से किसी भी सैंपलिंग टेक्निक को लगा लो, 140 करोड़ की देश में 1000 लोगों का सैंपल बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं आता है। दूसरी प्रॉब्लम इनकी कैंट्रिल लैडर वाली अप्रोच में। यूएस और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के कुछ साइंटिस्ट ने रिसर्च करके दिखाया कि कैसे कैंट्रिल लैडर वाला जो मेथड है उसमें बड़ी बड़ी दिक्कतें। इन्होंने सेम क्वेश्चन लोगों से अलग अलग तरह से पूछे, कभी बस 0 से 10 तक के लिए रेट करने के लिए बोला और एक बार लैडर वर्ड को मेंशन करके 0 से 10 तक के रेट करने के लिए बोला। रिसर्चर्स ने देखा कि जैसे ही लैडर वर्ड यूज किया जाता है, लोग पावर और वेल्थ पर फोकस करके अपने आंसर देने लगते हैं। इसके अलावा कोई भी अपनी लाइफ को 10 रेट करता ही नहीं है, मैक्सिमम लोग 8 पे जाके रुक जाते हैं। लेकिन जब रेस्पोंडेंट्स को लैडर इमेजिन करने के लिए नहीं कहा गया और क्वेश्चन में किसी भी तरह की हायरार्की को मेंशन नहीं किया गया, तो लोग अपनी लाइफ को रिलेशनशिप्स, मेंटल, फिजिकल हेल्थ, फैमिली के बारे में सोचकर रेट करने लगते हैं, जो कि एक्चुअल में ज्यादा एक्यूरेट आता है। क्योंकि आप लाइफ में कितना खुश हो, इसका रिलेशन आपकी क्वालिटी ऑफ रिलेशन से, फैमिली से और हेल्थ से कहीं ज्यादा होता है। इन साइंटिस्ट ने कंक्लूड करके बताया कि कैंट्रिल लैडर वाला जो क्वेश्चन है वो पूछना ही गलत है और मेरे हिसाब से भी कैंट्रिल लैडर वाली जो अप्रोच है वो हैप्पीनेस से ज्यादा लोगों के एटीट्यूड को मेजर करती है कि वो कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं या कितने पेसिमिस्टिक हैं। अब कोई ऑप्टिमिस्टिक या आशावादी इंसान होगा, वो चाहे खुश ना भी हो फिर भी वो सोचेगा कि कितना कुछ है जिंदगी में जिससे मैं खुश हो सकता हूँ। मेरी लाइफ में उतने भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बहुत फॉर्चुनेट हूँ, इसीलिए वो खुद को ज्यादा रेट करेगा। और जो एक पेसिमिस्ट, निराशावादी इंसान होगा, वो चाहे कितना भी खुश होगा, हमेशा अपने आप को कम स्कोर देगा और हमेशा दुखी होने पे फोकस करेगा। और स्पेशली इंडिया में जहां पर 140 करोड़ लोग हैं और सोसाइटी में मल्टीपल लेवल पर लेयर्स और इनइक्वालिटी है, किसी भी इंसान से आप खुद को किसी लैडर पे स्कोर करने बोलो, वो बोलेगा अरे यार इतने सारे ऊपर लोग बैठे हैं। हो सकता है कोई नॉर्मल इंसान भी कहे कि अरे देखो मैं अंबानी से कितना ज्यादा दुखी हूं और खुद को कम रेट कर दे। इसीलिए आज तक की सारी 12 रिपोर्ट्स में भारत को अगर आप देखेंगे मोस्टली बॉटम 20 कंट्रीज में ही रैंक करता है। ऑल्दो इस बार की रिपोर्ट में भारत पर एक डेडिकेटेड चैप्टर भी रखा गया है, जो कि 12 साल में पहली बार हुआ है कि किसी एक कंट्री पर एक डेडिकेटेड चैप्टर रखा गया। और ऐसा इसलिए किया इन्होंने क्योंकि इन्होंने भी देखा कि भारत में जो ओल्डर लोग हैं वो अपनी लाइफ से ज्यादा सेटिस्फाइड है, जो कि एक मिथ को ब्रेक करता है कि जो लो इनकम वाली कंट्रीज होती है वहां पे जो ओल्डर लोग हैं वो कम हैप्पी रहते हैं जनरली। खैर अब बात करते हैं प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में। ये एक दूसरी रिपोर्ट है और इस रैंकिंग पर भी ये बहुत ज्यादा हल्ला मचता है हर साल। भारत 2023 में 161 रैंक पर आया था। टोटल कंट्रीज थी 180, यानी कि बॉटम 20 में आए थे हम लोग। इसी रिपोर्ट में अगर आप पाकिस्तान को देखो, उसकी प्रेस फ्रीडम रैंकिंग है 150, अफगानिस्तान की रैंकिंग है 152, यानी कि ये सारी कंट्रीज हमसे बहुत अच्छा कर रही हैं। मतलब जो प्रेस वाले हैं उनके लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रिपोर्टिंग करना भारत से ज्यादा सेफ है और वहां पे प्रेस की फ्रीडम बहुत ज्यादा है। ये प्रेस फ्रीडम वाली जो प्रेस्टिजियस रिपोर्ट पब्लिश होती है, ये पब्लिश करते हैं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एटलीस्ट ये क्लेम तो यही करते हैं, मैं बता नहीं सकता कि इनके कहां से प्रॉफिट आ रहे होंगे। इनका मिशन है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस को ये डिफेंड करना चाहते हैं। ये क्लेम करते हैं कि इन्होंने काफी सारे जर्नलिस्ट को जेल से छुड़वा दिया है, ब्लॉक साइट को अनब्लॉक करवाया है और अपनी सक्सेस की लिस्ट में टॉप पर ये लिखते हैं कि 2008 के बीजिंग ओलंपिक के अगेंस्ट इन्होंने एक बॉयकॉट की कैंपेन चला दी थी। 2002 से ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को पब्लिश कर रहे हैं। इनकी मेथोडोलॉजी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये अपनी रैंकिंग में टोटल 5 इंडिकेटर के बेसिस पर कैलकुलेशन निकालते हैं। इसमें हर कंट्री को ये 0 से 100 के स्केल पर स्कोर देते हैं और ये स्कोर कैलकुलेट होता है 2 चीजों के हिसाब से। एक तो क्वांटिटेटिव टैली ऑफ अब्यूजेस, मतलब जर्नलिस्ट पर कितने अटैक हुए उस नंबर के हिसाब से देखते हैं। दूसरा क्वालिटेटिव होता है, ये वाला और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें एक कंट्रीज के प्रेस फ्रीडम स्पेशलिस्ट से क्वेश्चनियर बनवाते हैं और ये स्पेशलिस्ट कौन है? जर्नलिस्ट के साथ साथ रिसर्चर्स, एकेडमिक्स
और ह्यूमन राइट डिफेंडर्स। अब ये क्लेम तो बहुत करते हैं कि बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से बनाते हैं, लेकिन इनकी पूरी वेबसाइट देख डालो, कहीं पे छोटी सी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि इनका सैंपल साइज कितना है और किन स्पेशलिस्ट लोगों से इन्होंने सर्वे भरवाए। लेकिन इनके इंटरव्यूज में ढूंढने तो पता चलता है कि हर कंट्री से सिर्फ 10 रेस्पोंडेंट से लोग सर्वे भरवा रहे हैं। ये 10 रेस्पोंडेंट्स इंडिविजुअली 115 क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। ये क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं इनके 5 इंडिकेटर से, जैसे लीगल फ्रेमवर्क में 25 क्वेश्चन पूछेंगे। ये सब होगा कि जर्नलिस्ट के क्या राइट्स हैं, उनको लॉ के अंडर कितनी फ्रीडम ऑफ प्रोटेक्शन मिली हुई है। सिमिलरली 25 क्वेश्चन इकोनॉमिक रिलेटेड भी होते हैं कि गवर्नमेंट मीडिया हाउसेस को कितना फेवर करती है, स्टेट सब्सिडीज और करप्शन कितना ज्यादा होता है, इस तरह के क्वेश्चन। 33 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में, मतलब पॉलिटिकल प्रेशर कितना होता है मीडिया के ऊपर, क्या गवर्नमेंट को फ्रीली क्वेश्चन आप कर सकते हो या नहीं कर सकते। फिर सेफ्टी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जिसमें इंटिमिडेशन तो नहीं किया जाता, आपको डराया धमकाया तो नहीं जाता, थ्रेट एंड अब्यूजेस से आपको कितना ड्रील करना पड़ता है। इसमें सोशल मीडिया को भी कंसीडर करते हैं, मतलब अगर किसी जर्नलिस्ट को किसी ने ट्रोल कर दिया, गाली बक दी सोशल मीडिया पे, तो टेक्निकली वो भी एक थ्रेट या इंटिमिडेशन में आएगा, जो कि सोशल मीडिया पे हर क्रिएटर के साथ होता है, चाहे वो मीडिया में हो या वो ना। तो इन सारे क्वेश्चन के बेसिस पर ये फाइनली एक स्कोर देते हैं जिसकी ये 5 कैटेगरीज होती है। अब इंडिया रैंक करता है सबसे लास्ट, यानी कि वेरी सीरियस वाली कैटेगरी में। इनकी सबसे जो पहली रिपोर्ट जो 2002 में आई थी, उसमें भारत की रैंकिंग 80 नंबर पे थी। इसके बाद 2014 में ये 140 पे पहुंच गई और 2023 में 161 पे। पिछले साल के कंपैरिजन में हमारी रैंकिंग 11 स्पॉट्स नीचे आई है। पॉलिटिकल लैंडस्केप के बारे में लिखते हैं कि भारत की जो मीडिया है वो ओरिजिनली एंटी कॉलोनियल थी और फेयरली प्रोग्रेसिव दिखती थी, और वो जब से नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने तब से बिग फैमिलीज के कंट्रोल में आ गई है। और इन्होंने लिखा है कि जो जर्नलिस्ट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं उनको भक्त लोग जो हैं वो ट्रोल करते हैं। इस तरह की इन्होंने लैंग्वेज यूज करी है। इनकी एनालिसिस देखकर ये आइडिया लग सकता है कि जिन 10 स्पेशलिस्ट से इन्होंने क्वेश्चनर भरवाए होंगे वो कौन हो सकते हैं। बड़ी ऑब्वियस सी बात है, अगर आप क्विंट, वायर, न्यूज क्लिक जैसे ऑर्गेनाइजेशन से 3-3 स्पेशलिस्ट सेलेक्ट कर लो और उनके सारे क्वेश्चन पूछ लो, तो रटे रटाए वही आंसर आपको मिलेंगे जो आपको बार बार वीडियोस में सुनने को मिलते हैं, और वही वर्ड इनके रिपोर्ट में दिखाई दे रहे हैं। और दूसरे साइड को तो क्लियरली अपनी रिपोर्टिंग में ही भक्त बोल दे रहे हैं। तो इससे पता चल रहा है कि रिपोर्ट कितनी ज्यादा ऑब्जेक्टिवली बनाई गई है। शायद 2014 से पहले हमारी रैंकिंग इसीलिए इसमें बेटर थी क्योंकि जिन ह्यूमन राइट वालों की बढ़िया दुकान चल रही थी उनकी अब फंडिंग बंद हो गई है, और वो पहले नेशनल एडवाइजरी कमेटी में हुआ करते थे जो एक पैरेलल सरकार की तरह काम करती थी। तो ऑब्वियसली जब उनसे क्वेश्चन पूछे जाते होंगे तो वो अच्छी अच्छी बातें लिख के भेज देते होंगे। वैसे बात सही कि भारत में कई सारे जर्नलिस्ट को प्रोटेक्शन लेके चलनी पड़ती है क्योंकि उनके ऊपर हर तरह का प्रेशर होता है, पॉलिटिशियन से होता है, बिजनेसमैन से होता है, लोकल गुंडों से होता है। लेकिन ये कहना कि भारत में अफगानिस्तान और पाकिस्तान से भी बुरे हालत है, ये कहां से लॉजिकल है? क्योंकि जिस मेथोडोलॉजी के हिसाब से उन्होंने भारत की रिपोर्ट बनाई, अगर वैसे ही हम वहां की रिपोर्ट बनाने जाएं तो आपको लगता है कि ये कंट्रीज हमसे ऊपर रैंक कर जाएंगी। हमारे खुद के इंडियन जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी जो 2 साल पहले राइटर्स के लिए अफगानिस्तान में रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनको तालिबान वालों ने वहां पे हंट करके मारा था, वो भी एक मॉस्क के अंदर। ये 2021 की खबर है जब अफगानिस्तान 122nd रैंक पर इन्होंने रखा था। 2022 में अफगानिस्तान 156 पोजीशन पर चला गया और भारत 150th। लेकिन 2023 में अफगानिस्तान अभी भी जो कि तालिबान के कंट्रोल में है, ये इंप्रूव होकर 152nd पर आ जाता है और हम 161 पे चले जाते हैं। ये किस तरह की कैलकुलेशन है? हमारे यहाँ पर प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर है, इंडिपेंडेंट कोर्ट है, फिर भी सेफ्टी कैटेगरी में भारत 180th में 172nd पोजीशन पर आ जाता है। लॉ एंड ऑर्डर का एग्जांपल लें तो इनकी वेबसाइट पर विक्टिम ऑफ अब्यूजेस का एक बैरोमीटर है। उसके हिसाब से भारत में 2023-24 के बीच में टोटल 20 जर्नलिस्ट डिटेन हुए और एक जर्नलिस्ट शशिकांत वरीशे का मर्डर हुआ है। लेकिन जो डिटेन हुए इनमें 3-4 जर्नलिस्ट तो वो हैं जो न्यूज क्लिक के थे, जिनके बारे में एक खबर आई थी कि इनको चाइनीज गवर्नमेंट फंड कर रही है, और ये न्यूज हमारे किसी चैनल ने रिपोर्ट नहीं करी थी बल्कि न्यूयॉर्क टाइम्स में पब्लिश हुई थी। अब जस्ट बिकॉज आप जर्नलिस्ट हो इसका मतलब ये थोड़ी कि आपको स्पाइंग, टैक्स इवेजन और लॉ ब्रेक करने का फ्री हैंड मिला हुआ है। लेकिन इस रिपोर्ट के हिसाब से ये सारे एक्शन भी प्रेस की फ्रीडम पर डायरेक्ट अटैक बन जाते हैं। इसके कंपैरिजन में अगर पाकिस्तान का डेटा देखें तो 13 लोगों का नाम है जिसमें 6 लोग डिसअपीयर हो गए, मतलब पता ही नहीं कि इनका क्या हुआ है, जिंदा भी है या नहीं है अभी तक, और 7 लोग डिटेन हुए। 2022-23 का डेटा देखें तो इनके हिसाब से पाकिस्तान में सिर्फ 2 जर्नलिस्ट की डेथ हुई थी, जबकि यूनेस्को कहता है कि इस साल यहाँ पर 6 जर्नलिस्ट की डेथ हुई थी, जिसमें 5 को गोली मारी गई थी और 1 की एक्सीडेंट में डेथ हुई थी। तो इतना बड़ा डेटा में गैप कैसे आ रहा है पाकिस्तान के ऊपर? कौन सा डेटा मैं बिलीव करूं? और उन जर्नलिस्ट का क्या जो गायब ही कर दिए गए? बेलारूस में जहां डिक्टेटरशिप है, पिछले 1 साल के अंदर 67 जर्नलिस्ट को डिटेन किया गया है, जबकि भारत ने 20 जर्नलिस्ट को। अब जरा दोनों कंट्रीज की सिक्योरिटी स्कोर देखो, बेलारूस को 29 स्कोर मिला हुआ है और भारत को 27। उनकी ओवरऑल रैंकिंग भी हमसे ज्यादा है, 157 वर्सेस 161। तो ये किस लॉजिक से रिपोर्ट बनाई जा रही है? अलग अलग कंट्री में सेम तरह के पैरामीटर पर इतना अलग स्कोरिंग कैसे हो रही है? कतर जहां पर अथॉरिटेरियन मोनार्की है, जहां का बिगेस्ट मीडिया हाउस अल जजीरा फुली गवर्नमेंट फंडेड है, उसकी रैंक इस लिस्ट में 105 पर है, यानी कि हमसे काफी ऊपर है। ये किस तरह का बायस चल रहा है? अब एक नजर डालते हैं हंगर इंडेक्स के ऊपर।
यहाँ पर भी सेम खेल चल रहा है। हंगर इंडेक्स 2023 में टोटल 125 कंट्रीज में भारत की रैंकिंग 111 पे थी, पाकिस्तान 102 पे था और सूडान 103 पे, यानी ये हमसे ऊपर थे, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इनके हिसाब से। अब प्रॉब्लम ये है कि इनकी मेथोडोलॉजी देखो, इसमें इन्होंने टोटल 4 इंडिकेटर्स पर अपनी रैंकिंग निकाली है। इसमें जो पहला इंडिकेटर है अंडर नरिशमेंट का, ये ठीक है, लेकिन बाकी जो 3 इंडिकेटर हैं ये तीनों के तीनों चाइल्ड अंडर एज ऑफ 5 की हेल्थ से रिलेटेड है। देश में कितने लोग भूखे हैं या मेल नरिश्ड हैं, इसका हंगर इंडेक्स से डायरेक्टली रिलेशन नहीं दिखता है, क्योंकि मेजॉरिटी इस इंडेक्स में चाइल्ड अंडर नरिशमेंट पर फोकस किया जाता है, उसी के पैरामीटर लिए जाते हैं। और जो पहला इंडिकेटर इन्होंने सही लिया उसका सैंपल साइज भी बहुत छोटा है। इसके अलावा इस पूरे इंडेक्स में भारत की रैंकिंग और उसकी मेथोडोलॉजी को लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी होती आई है। कुछ फेक न्यूज ऐसी भी चली थी जिसको ऑल्ट न्यूज ने आके डिबंक किया था। आई नो ये बिलीव करना थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन 3-4 साल पहले की बात है। मैंने इस चैनल पर भी इस इंडेक्स की मेथोडोलॉजी के बारे में खूब डिटेल में कुछ टाइम पे वीडियो बनाया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाके इसके बारे में पढ़ सकते हो। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट ऐसी भी आती हैं जिसका बेस कोई डेटा नहीं होता है, ये सिर्फ एग्जांपल और ओपिनियन पर ही बेस्ड होती है। इसमें एग्जांपल आता है फ्रीडम हाउस की डेमोक्रेसी इंडेक्स का, जो कंट्री को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करती है, फ्री, पार्टली फ्री और नॉट फ्री। इनकी मेथोडोलॉजी में क्वेश्चन तो काफी डिटेल है, लेकिन पता इन्हें फिल कौन कर रहा है, इनके खुद के एक्सपर्ट। 2024 में इनके टोटल 132 एनालिस्ट थे और 40 एडवाइजर ये रिपोर्ट बना रहे थे। ये तो वही बात हो गई कि किसी ने पूछा भैया आपका सोर्स क्या है, तो आपने कह दिया ट्रस्ट मी ब्रो, आई एम एन एक्सपर्ट। इसमें इन्होंने लिखा है कि हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो वाइड रेंज ऑफ सोर्सेज यूज करते हैं, जैसे न्यूज आर्टिकल, एनजीओ रिपोर्ट, प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट और ऑन ग्राउंड रिसर्च। देख रहा है विनोद, गूगल सर्च को ऐसे 4 बड़े बड़े टफ इंग्लिश वर्ड में कैसे लिखा जाता है। इनकी 2024 की रिपोर्ट में लिखा है कि भारत पार्टली फ्री कैटेगरी में आती है। इन्होंने लिखा है कि 2013 से ही भारत में जो रैंकिंग है वो गिर रही है, क्योंकि पीएम मोदी की वजह से मुस्लिम्स और बाकी माइनॉरिटी के अगेंस्ट एक वाइड स्प्रेड वायलेंस हो रही है। इसके अलावा दूसरा मेजर रीजन है कि कश्मीर से 370 को हटा दिया गया है। वैसे इन्होंने अपनी पूरी रिपोर्ट में कश्मीर को एक अलग और डिस्प्यूटेड टेरिटरी में रखा है। इनफैक्ट भारत का मैप भी इन्होंने अलग वाला यूज करा है, तो यहां से क्लियरली अपना एक बायस दिखा देते हैं। ये तो वही बातें हो गई जो कुछ कंट्रीज जैसे टर्की वगैरह लगातार लाइन लेते रहते हैं, उसी लाइन को इन्होंने भी कैरी फॉरवर्ड कर दिया। मोस्टली भारत के बारे में भी इन्होंने जो लिखा है उसमें 90% ये कश्मीर के बारे में ही लिखते रहते हैं। इनके हिसाब से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज कश्मीर में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कर रही है। शायद ये वीडियो इन तक नहीं पहुंची अभी तक। बाकी के भारत में अथॉरिटीज रूटीनली मॉस्क तोड़वा रही हैं, ये इनकी एग्जैक्ट वर्डिंग बता रहा हूं रिपोर्ट के अंदर। ये इन्फॉर्मेशन इन्हें कहां से मिली इसका कोई आइडिया नहीं। फिर ये लिखते हैं कि मुस्लिम्स के अलावा बाकी माइनॉरिटीज की भी हालत बहुत खराब है। इसमें एग्जांपल दिया है कि मणिपुर की वायलेंस हो रही है जिसमें चर्चेस को जला दिया गया। अब इस पूरे सेंटेंस में ऐसा लग रहा है कि इस सरकार वाले वहां पे जाके अलग से चर्चेस को आइडेंटिफाई करके जला रहे होंगे, जबकि वहां पर एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट 2 साइड के लोगों के बीच में है, जहां पर दोनों साइड वायलेंस हो रही है, लेकिन ये अपनी रिपोर्ट में सेलेक्टिवली उसको लिख लिख के डेमोक्रेसी में हमारी रैंकिंग को कम कर रहे हैं। इसके बाद एक कनाडा के जो क्रेडिबल एलिगेशन थे निज्जर वाले, इसके बारे में बहुत कुछ लिखते हैं। लिखते हैं कि अगर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग प्रूव हो जाती है तो भारत का नाम रशिया, चाइना, सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज में आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि हम अथॉरिटेरियन तो नहीं, लेकिन और भी ज्यादा हमारी जो डेमोक्रेसी रैंकिंग है वो खराब हो जाएगी। तो इन सब चीजों के बेसिस पर इन्होंने भारत को एक फ्लॉड डेमोक्रेसी की कैटेगरी में डाल दिया है। डेमोक्रेसी इंडेक्स पर एक और रिपोर्ट निकलती है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस की डेमोक्रेसी इंडेक्स। यह भी सेम ही इंडिकेटर्स पर कंट्रीज को रैंक करता है। 2006 से रैंकिंग पब्लिश कर रहे हैं और भारत तभी से ही ये फ्लॉड डेमोक्रेसी की कैटेगरी में रखते हैं। भारत के स्कोर को ये भी 2014 से कम कर रहे हैं, लेकिन 2021 में इन्होंने थोड़ा सा इसे बढ़ाया था और पिछले साल 5 सालों में इन्होंने हाईएस्ट स्कोर दिया है। अगर आप ओवरऑल रैंकिंग देखें तो 167 कंट्रीज को एनालाइज करते हैं, हम 41 पोजीशन में हैं, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 5 स्पॉट ऊपर आता है। कंसीडरिंग इन्होंने यूएस, इटली और बेल्जियम को भी इसी कैटेगरी में रखा है, मुझे ऐसा लगता है इनकी रैंकिंग थोड़ी सी रीजनेबल है। और इसी रिपोर्ट में पाकिस्तान को अथॉरिटेरियन कैटेगरी में रखा है। ऑल्दो इनकी एनालिसिस कई जगह पर प्रॉब्लमेटिक भी है, जैसे इन्होंने लिखा है कि ऐसे रीजन्स में मीडिया को ब्लैकआउट कर दिया जाता है जहां पे सेसेशनिस्ट मूवमेंट चल रहा हो, और इसमें लिखा है कि इंक्लूडिंग कश्मीर। इससे क्या सेंस निकलता है भाई, जैसे भारत में कोई वाइड स्प्रेड मूवमेंट चल रही है, जबकि कश्मीर में या भारत के किसी भी रीजन में कोई इस तरह की तोड़ने वाला मूवमेंट नहीं चल रहा है। हाँ, वहां पाकिस्तान फंडेड सेपरेटिस्ट एलिमेंट जरूर है जिनका प्रोपेगेंडा ब्लॉक कर दिया जाता है, लेकिन ये कह देना कि कश्मीर में बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा हो गया, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा की शब्द है। लेकिन फ्रीडम हाउस वाला जो डेमोक्रेसी इंडेक्स था उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा रिलायबल हो सकता है, क्योंकि यहां पर ये एक्सपर्ट ओपिनियन के अलावा अब पब्लिक ओपिनियन और पोल्स को भी कंसीडर कर रहे हैं, यानी कि लोगों से जाके पूछ रहे हैं इसके बारे में। इनफैक्ट भारत के लिए इन्होंने लिखा है कि भारत का जो स्कोर है फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटिकल कल्चर की जो कैटेगरी है उसमें इंप्रूव हुआ है। इसमें एग्जांपल देते हैं कि राहुल गांधी जब डिस्क्वालीफाई हुए थे एमपी से, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिस्टोर कर दिया, जो कि ये दिखाता है कि कैसे भारत में जो कोर्ट्स हैं वो कितना इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते हैं। लेकिन सिविल लिबर्टीज के मामले में भारत का स्कोर इन्होंने कम किया। इन्होंने भी इसका मेन रीजन मणिपुर की वायलेंस को बताया, जिसमें गवर्नमेंट माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। वैसे एक चीज आप नोटिस करना, कितना इंटरेस्टिंग है कि दो डेमोक्रेसी इंडेक्स की रिपोर्ट मैं दिखा रहा हूं और दोनों में ही मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट में सिर्फ क्रिश्चियन कुकी कम्युनिटी को इन्होंने विक्टिम कंसीडर करा है। इससे क्लियरली पता चलता है कि पूरी दुनिया को
जो लोग ये पार्ट पढ़ाते हैं कि रिलीजियस बेसिस पर बायस नहीं होना चाहिए, जब वो रिपोर्ट लिखते हैं तो उनकी कंट्री का रिलीजन उनके बायसेस में साफ दिखाई देता है। इसके अलावा डेमोक्रेसी इंडेक्स में आपने वीडेम का नाम सुना होगा। कुछ साल पहले इन्होंने भारत को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी कह दिया था। इस पर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। इनकी रिसेंट 2024 की रिपोर्ट में भी भारत का स्कोर इन्होंने काफी कम किया है। इन रैंकिंग्स को प्रिपेयर करने के लिए ये हर कंट्री से 5 एक्सपर्ट उठा लेते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि एक्सपर्ट कौन है, मतलब एकेडमिक से है, रिपोर्टर है, एक्टिविस्ट है, कुछ नाम वाम तो बताओ। 1973 से रिपोर्ट पब्लिश हो रही है। ये ग्राफ देखो, इंटरेस्टिंगली सिर्फ 2 जगह ही भारत रेड में दिखता है। पहला 1970s की इमरजेंसी के टाइम और दूसरा 2014 के बाद। मतलब इनके हिसाब से फिलहाल भारत में इमरजेंसी जैसे हालात हो चुके हैं। अपनी रैंकिंग में इन्होंने भारत को 104th रैंक पर रखा है, जिसमें टोटल 179 कंट्रीज हैं। हमारे नेबर में देखें तो नेपाल, भूटान, श्रीलंका हमसे ऊपर आते हैं और पाकिस्तान और अफगानिस्तान हमसे नीचे आते हैं। लेकिन सबसे फनी बात है, मालदीव्स को हमसे बहुत ऊपर रखते हैं 70th रैंक पर, और ये बोलते हैं कि उनके इलेक्शन बड़े फ्री एंड फेयर होते हैं। इनफैक्ट मालदीव्स का स्कोर पहले से और ज्यादा इन्होंने बढ़ा दिया है, उसे उस रैंकिंग में रखा है जो कंट्रीज ज्यादा तेजी से डेमोक्रेटाइज हो रही हैं, जो कि काफी ज्यादा अजीब है, क्योंकि जब मालदीव्स के अंदर इलेक्शन हुए थे तो खुलेआम वहां पे चाइनीज इन्वॉल्वमेंट की खूब बातें हुई थी। Niger ranks above India in the VDEM index on liberal democracies. To put that in context, Niger is currently ruled by a military junta. Their president is under house arrest since July 2023. Yet Niger ranks above India. So does Kuwait. Last month, Kuwait dissolved its parliament. Guess why? Because some lawmaker insulted the emir. It's constitutionally illegal to criticize the emir, so the entire parliament was dissolved. That country ranks above India. ऑक्सफैम का भी नाम आपने सुना होगा शायद। इनकी पिछले साल की इनइक्वालिटी रिपोर्ट में एक हेडलाइन आई थी। ये बोलते हैं कि इनका मिशन है ग्लोबल पॉवर्टी को खत्म करना। ये एक ब्रिटिश एनजीओ है जो 1942 में शुरू हुई थी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो हंगर और फेमाइन की सिचुएशन डेवलप हुई, उसमें रिलीफ वर्क के लिए इसे स्टार्ट किया गया था। उसके बाद ये पूरी दुनिया में ऑपरेट करने लगे। ऑक्सफैम इंडिया की जो लास्ट रिपोर्ट आई थी, सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट, जिसमें इन्होंने काफी शॉकिंग क्लेम किया था, जैसे कि टॉप 1% जो लोग हैं उनके पास भारत की 40% वेल्थ है, और भारत की टॉप 10% पॉपुलेशन सिर्फ 2-3% जीएसटी को कंट्रीब्यूट करती है। इसको कम करने के लिए इन्होंने कुछ सजेशन दिए थे, जैसे कि लग्जरी गुड्स पर जीएसटी बढ़ा देना चाहिए, जो कि अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि अगर रिच लोगों का जीएसटी कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी 2-3% है तो उसमें बढ़ाने से क्या डिफरेंस आएगा। ऊपर से लग्जरी आइटम पर ऑलरेडी 28% जीएसटी लगता है। इसके अलावा इन्होंने रेकमेंड करा कि गवर्नमेंट को एसेंशियल कमोडिटीज पर जो जीएसटी है उसकी स्लैब कम कर देनी चाहिए, जबकि मोस्टली आप आइटम देखोगे ऑलरेडी इस पर बहुत कम जीएसटी लगता है, 5% के आसपास, या फिर वो जीएसटी से एग्जेम्प्टेड है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी फ्लॉ है कि इसमें भारत का जो कंजम्पशन डेटा है वो 2011-12 का लिया हुआ है और जीएसटी रेट इन्होंने करंट लिए हुए हैं। इसीलिए इसके बेसिस पर जो भी इन्होंने कंक्लूड करा है वो ज्यादा रिलायबल हो ही नहीं सकता। बाकी ऑक्सफैम एज एन ऑर्गेनाइजेशन कितना ट्रस्टवर्दी है, इसके लिए आप एक बार इनके विकिपीडिया पेज पर जो क्रिटिसिज्म वाला सेक्शन है उसको पढ़ लोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वैसे इनइक्वालिटी पर वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की भी एक रिपोर्ट आई थी, इसमें भी भारत के बारे में सिमिलर क्लेम किए गए थे, लेकिन बाद में इनके डेटा में रिसर्चर्स को काफी मेजर फ्लॉज मिले, जबकि इनकी रिपोर्ट में तो वर्ल्ड फेमस इकोनॉमिस्ट थॉमस पिकेटी का भी नाम था। देखो, सबसे पहले तो जो डेटा होता है इसको मैनिपुलेट करना बहुत आसान है, स्पेशली इकोनॉमिक जो डेटा होता है। एक इकोनॉमिस्ट काफी पॉजिटिव ट्रेंड निकाल लेते हैं और उसी से दूसरे इकोनॉमिस्ट नेगेटिव निकाल लेते हैं, क्योंकि इतने ज्यादा वेरिएबल होते हैं। देखो, हम इतनी सिंपल दुनिया में तो रहते नहीं है। यहाँ इंफॉर्मेशन को एक वेपन की तरह यूज किया जाता है और इन रिपोर्ट्स को एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की तरह यूज किया जा रहा है। इसीलिए जब भी इस तरह की रिपोर्ट बाहर आए तो एक अच्छी तरह से इसे पढ़ना चाहिए और इनकी मोटिवेशन को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अब तो भारत सरकार ने भी इंडियन थिंक टैंक ओआरएफ से बात की है कि हमें अपना भी एक इंडेक्स तैयार करना चाहिए जिसमें हमारे पर्सपेक्टिव से हम दुनिया की डेमोक्रेसी को देख सके और उनको रेट कर सके, जो कि बहुत जरूरी है। So reports say India is publishing its own, a homegrown democracy index. An Indian think tank is making it. Reports say it could be published in the next few weeks, maybe even before the general election. Now we don't know what the methodology will be, or what indicators will be used, or which countries will be ranked, but we will say this: such a move was necessary. अरे कब तक हम वेस्ट की नजरों से खुद को देखते रहेंगे? इधर से भी तो देखने का एक नजरिया मिलना चाहिए दुनिया को। और बाकी इस तरह की जो 5-6 रिपोर्ट साल में अलग अलग टाइम पे आती हैं, उस पे लोग 30-30 मिनट के वीडियो बना के इसके रिजल्ट बताते हैं, इसकी हेडलाइन बताते हैं, लेकिन मेथोडोलॉजी आपसे छिपा लेते हैं, लोगों को मैनिपुलेट करते हैं खुलेआम। और इसीलिए मुझे लगा कि इस एक वीडियो में इन सारी रिपोर्ट का एक एक्सरे कर दिया जाए। ये किस तरह के एक्सपर्ट से बात करके ओपिनियन के बेसिस पे रिपोर्ट लिख दे रहे हैं और भारत को रैंक कर दे रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बात हर एक देशवासी को पता होना चाहिए, इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके मेरी बात को आप आगे जरूर पहुंचाना। बाकी अनअकैडमी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, इन्हें आप चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम।